नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज हम कभी आपने सुना है कि एज के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे घुटना घिसना स्टार्ट शुरू हो जाता है, तो आज हम उसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस टॉपिक से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, क्या इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी होती है, क्या-क्या इसके क्लिनिकल सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और इसका डायग्नोसिस क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो उससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि क्या कहते हैं अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप पेशेंट को कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ कराएँगे, क्या-क्या चीज़ें आप उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्या-क्या चीज़ें आप उसको करने के लिए बोलेंगे। अगर आप एक फिज़ियोथेरेपी स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में क्लियर हो जाएगा और अगर आप क्लिनिकल पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप और अच्छे से समझ पाएँगे कि अगर आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आता है, तो किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है धीरे-धीरे वेयर आउट होने लग जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट की जो स्मूथ सरफेस होता है, वो कम होने लगता है और बोन डायरेक्टली बोन से रब करने लग जाती है, ठीक है? कुछ मोस्ट कॉमन जॉइंट्स होते हैं, जो अफ़ेक्ट होते हैं इन सब में, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, स्पाइन हो गई और फिंगर्स। इसलिए इसे कहते हैं वियर एंड टियर अर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है, ठीक है? दूसरा, जॉइंट का जो स्पेस है वो नैरो होने लग जाता है, ठीक है? बोन के जो एजेस होते हैं वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होने लग जाता है, मतलब कि न्यू बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? और साइनोवियल इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पेन प्लस स्टिफनेस प्लस मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो कि एज रिलेटेड फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है? ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, कोई प्रीवियस इंजरी हुई हो पेशेंट को, रेपिटेटिव स्ट्रेस रहा हो, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर लेबर वगैरह का काम करता हो, और जेनेटिक फैक्टर भी हो जाता है ये। ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ क्या कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसके ये सारे कॉजेज़ भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो वो आपको कंप्लेन करेगा कि उसको जॉइंट में पेन है। जब वो कोई एक्टिविटी करता है तो हो सकता है उसका पेन बढ़ जाता है, ठीक है? और उसको जब वो सुबह मॉर्निंग में उठता है सो के, तो उसको मॉर्निंग में स्टिफनेस भी रहती है, वो ये भी कंप्लेन कर सकता है। और जो ये स्टिफनेस रहेगी वो लेस देन 30 मिनट्स तो रहेगी ही रहेगी पेशेंट को, ठीक है? जॉइंट्स में से आवाज़ भी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टस साउंड, जो नी में से आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हो सकता है जॉइंट्स के आसपास
स्वेलिंग भी आना स्टार्ट हो गई हो पेशेंट को, और पेशेंट का धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन उस जॉइंट का रिड्यूस होना स्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है, पेन जो है वो एक्टिविटी के टाइम पर बढ़ जाता है, और जब वो थोड़ा रेस्ट में रहता है तो उसका जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, फिर हम एक्सरे फाइंडिंग्स कराएंगे। तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है पेशेंट के एक्सरे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी होती है कि जब एक्सरे हम चेक करते हैं पेशेंट का तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जो पेशेंट का नी का जॉइंट है, जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो दिखेगा, नैरोइंग शो होगा। मे भी हो सकता है जॉइंट्स के आसपास ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो गया हो, उसकी वजह से भी उसको पेन आ सकता है। ठीक है, उसकी, और हम सब कॉन्डाइलर स्क्लेरोसिस भी पेशेंट को हो जाता है, तो हम ये भी एक्सरे में फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट की नी की एमआरआई भी करा के देखते हैं, लेकिन ये रेयरली नीड पड़ती है। बाकी चीज़ें जो होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, इन सब से पता चल जाता है कि पेशेंट को मेनली दिक्कत क्या है और कहाँ पे क्या चीज़ है। उसके बाद पेशेंट को कुछ चीज़ें समझानी भी है, जैसे कि पेशेंट की जो डिजीज़ है प्रोग्रेसिव है बट मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि हम मैनेजेबल नहीं कर सकते उसको। ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जो कि बेस्ट मेडिसिन का काम करेगी। रेस्ट करना है बट कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना, ये पेशेंट को बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग क्यों कराते हैं? जो मसल टाइट हो जाती है पेशेंट की, उनको रिलैक्स कराने के लिए। तो हम कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करा सकते हैं पेशेंट को? एक तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करा सकते हैं, दूसरा काफ का स्ट्रेच करा सकते हैं, तीसरा हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच करा सकते हैं। उसके बाद हम एरोबिक एक्सरसाइज भी पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए, जो कि पेशेंट का क्या करती है, वेट भी कंट्रोल करती है, जॉइंट हेल्दी करती है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करना है, वॉकिंग करना है, साइकिलिंग करना है और स्विमिंग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें पेशेंट का क्या होता है, हम उनको एडवाइस करते हैं असिस्टिव डिवाइस का, जिसमें पेशेंट स्टिक की हेल्प से चलता है या फिर वॉकर की हेल्प से चलता है। जो स्टिक है वो अपोजिट हैंड में यूज़ करनी होती है। ठीक है, जिस साइड पेन है उसके अपोजिट हैंड में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम टाइम पे जो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल में वाइवा होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर पेशेंट है तो वो स्टिक कौन से हैंड में रखेगा। अगर उसको पेन राइट में है तो वो लेफ़्ट में रखेगा, अगर लेफ़्ट में है तो राइट में रखेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट का जो पोस्चर है वो कैसा रहेगा, और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन भी कराएंगे कुछ पेशेंट की, जैसे कि पेशेंट को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सिखानी है, जो चीज़ उसको नहीं करनी है, क्या चीज़ उसको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ उसको करनी है, हम वो चीज़ें बताएंगे। पहला, जो चीज़ अवॉइड करनी है, डीप स्क्वेटिंग नहीं करनी है पेशेंट को, क्रॉस लेग
सिटिंग नहीं करनी है पेशेंट को, ये पेशेंट को एडवाइस कर देना है, आपको बता देना है पहले दिन से ही। स्टेयर्स पे ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। और क्या चीज़ यूज़ करना है पेशेंट को, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने हैं पेशेंट को, प्रॉपर चेयर हाइट पे बैठना है जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, पेन फील ना हो। पेशेंट सपोज हमारे पास आया है एक्यूट स्टेज में, अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ ओए पेशेंट। कि मतलब कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपके ट्रीटमेंट गोल क्या क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या होने चाहिए हमारे। सबसे पहले पेन को रिड्यूस करना पेशेंट का, दूसरा जॉइंट मोबिलिटी इम्प्रूव करना पेशेंट का, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना, फंक्शन एंड डेली एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करना पेशेंट की। ये हमारा फर्स्ट गोल रहता है जब पेशेंट हमारे पास आता है अपना पेन लेकर। तो फिर अब हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट के बारे में। और जब पेशेंट को पेन ज़्यादा है तब हम मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसका पेन मैनेजमेंट, पेन को कम करने के लिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हॉट थेरेपी देते हैं, जिससे क्या होता है जो मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस पेन में रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को आईएफटी देते हैं, जिसको हम इंटरफेरेंटियल थेरेपी बोलते हैं। ये क्या काम करता है पेशेंट के पेन में, डीप पेन को कंट्रोल करता है। या हम उसको टेंस भी दे सकते हैं। टेंस का क्या काम होता है, पेन गेट मैकेनिज्म को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे सकते हैं। ये क्या काम करता है, डीप टिश्यू को हीलिंग करने में हेल्प करता है पेशेंट के, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसमें कभी कभी कोल्ड थेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में, कि हम पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ROM एक्सरसाइजेस कराते हैं, जो कि जॉइंट की स्टिफनेस को कम करती है। ये क्या काम करती है, जॉइंट की स्टिफनेस को कम करती है, जिसमें हम पेशेंट को एक्टिव ROM भी कराते हैं, पैसिव ROM भी कराते हैं, हील स्लाइड्स कराते हैं, नी में जिसको OA होता है, ठीक है। और ये डेली चलेगा कम से कम 10 to 15 रेपिटेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग पे पेशेंट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। स्ट्रेंथनिंग किसकी करानी होती है हमें, OA का जो केस आता है हमारे पास तो क्वाड्रिसेप मसल्स की। उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी होती है, दूसरा स्ट्रेट लेग राइज एक्सरसाइज करानी होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLR भी बोलते हैं, शोल्डर आर्च एक्सटेंशन भी करा सकते हैं पेशेंट को, मिनी स्क्वाट्स कराते हैं,
पेशेंट को, वॉल स्लाइड्स कराते हैं पेशेंट को, और जब स्ट्रॉन्ग क्वाड्स हो जाएंगे तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्वाड्स इक्वल्स टू लेस पेन। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं। पेशेंट को क्या बोलेंगे कि वो वेट लॉस करे। हो सकता है हैवी वेट हो पेशेंट का, उसकी वजह से बोलते हैं ना कि पेशेंट क्या कहते हैं, नी का 80% वेट नी पे रहता है, और अगर जो पेशेंट ज़्यादा हैवी वेट का है तो ज़्यादा नी पे लोड पड़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी जो वो डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ करता है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए बोलना है पेशेंट को, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये दिक्कतें ना हो। और दूसरा, फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में। इसमें हम पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको आइसिंग वगैरह, हॉट थेरेपी वगैरह ये सब देते हैं, जिससे उसको पेन में, स्वेलिंग में रिलीफ मिले। दूसरा, पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। तीसरा, ROM एक्सरसाइजेस। फोर्थ नंबर पे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी पेशेंट को कराते हैं, जो कि OA के जो पेशेंट्स होते हैं नी के, उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करती है ये, ठीक है। तीसरा, मेडिकल उसमें क्या कराते हैं, पेशेंट को पेन किलर्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है पेशेंट का तो हम उनको रिकमेंड करते हैं, ऑर्थो सर्जन जो होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, सर्जरी के लिए। इसको हम बोलते हैं TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर मेरा हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ भी, और कमेंट में ज़रूर लिखो कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।